हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट मंत्रा बाय जितेंद्र शर्मा। हमारी क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में फंडामेंटल एनालिसिस सिखाया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं या कुछ स्किप हो गया है, कुछ छूट गया है या रिवीजन करना चाहते हैं तो मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरा कंप्लीट कोर्स लिया है फंडामेंटल एनालिसिस का। उसमें हमने सीखा था किस तरीके से कंपनीज़ को हम एनालाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल एंड टू पिकअप द बेस्ट कंपनीज़। जो बेस्ट कंपनीज़ हैं अपनी अपनी इंडस्ट्रीज़ की, उनको पिकअप करना हमने सीखा था। हमने फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनीज़ का डेट, इंटरेस्ट एंड बहुत सारे पैरामीटर्स पे हमने कंपनीज़ को जज करना सीखा और फाइनली बेस्ट कंपनीज़ को फ़िल्टर आउट करना सीखा था, जिससे हम अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम कभी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट ना कर जाएं या गलती से ऐसे सेक्टर में ना चले जाएं जहां पे हम लॉस खा रहे हों। तो उस प्रोबेबिलिटी को कम करने के लिए हमने फंडामेंटल एनालिसिस सीख लिया था। अपने आप में फंडामेंटल एनालिसिस सफिशिएंट होता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जहाँ पे आप अच्छी फंडामेंटल कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे रिव्यू करना समय समय पर बहुत ज़रूरी होता है। एक कंपनी के भरोसे आप पूरी लाइफ नहीं काट सकते, क्योंकि किसी ना किसी का गुरु कोई ना कोई आता है निकल के। फ्यूचर में भी आज जो कंपनी है बहुत रोबस्ट कंपनी है और बहुत अच्छी कंपनी है, कल को कोई ना कोई उसका गुरु भी निकल के आएगा जो उस कंपनी को भी ओवरटेक कर जाएगा। तो हमें भी अपना जो कंपनीज का सिलेक्शन है उसको समय समय पे रिव्यू करके पोर्टफोलियो में चेंज करना होता है। इसी के साथ में मेरा टेक्निकल एनालिसिस अब स्टार्ट हो चुका है। इस टेक्निकल के अंदर हम कंपनीज के जो बाय एंड सेल, जो शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग होती है, इसके बेसिस पे जो चार्ट बनता है उसको स्टडी करना सीखेंगे। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस आप ये बोल सकते हैं, चार्ट पैटर्न को रीड करना, दैट इज़ टेक्निकल एनालिसिस, और उसको एनालाइज करना, उसके बेसिस पे कोई कंक्लूजन निकालना, दैट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। तो मैं मेरी स्क्रीन की तरफ ले चलता हूँ, आगे हम कंटिन्यू करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। ये टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। वेरियस काइंड्स ऑफ चार्ट्स लाइक लाइन चार्ट, बार चार्ट एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट द कैंडल स्टिक चार्ट। यहाँ पे हमने सीखा था ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, जो 4 पैरामीटर्स जो कैंडल स्टिक बताती है, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। कैसे रीड करना है वो आपने समझा था कि रेड कैंडल क्या होती है, ग्रीन कैंडल क्या होती है। रेड कैंडल हमें क्या बताती है, मार्केट के अंदर जो, अगर एक दिन की बात कर रहे हैं, अगर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है तो उस दिन में मार्केट अप गया या डाउन गया। अप गया तो ग्रीन कैंडल, डाउन गया तो रेड कैंडल। इस बेसिस पे एक दिन की पूरी स्टडी हमें एक कैंडल बताती है। टाइम फ्रेम, इस टाइम फ्रेम का हम चार्ट रीड कर रहे हैं। नाउ कम्स सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। यहाँ पे हम हर एक सिंगल कैंडल स्टिक को देख के उसके पीछे की साइकोलॉजी बताएंगे, उसके पीछे क्या हुआ दिन भर एक कैंडल को देख के। ये बुल्स एंड बेयर्स में फाइटिंग होती है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में, तो उनमें से कौन जीता इसका डिसीजन ये एक कैंडल बताएगी। इसमें स्पेशल टाइप्स की कैंडल्स होती है जो आपको एक कंक्लूजन बता देती है। तो उन कंक्लूजन निकालने के लिए हम ये एक एक कैंडल्स को स्टडी करेंगे। जो इसमें बेसिक मेन टाइप्स की कैंडल्स होती है उनके बारे में हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट कैंडल पैटर्न जो आ रहा है दैट इज बुलिश मेरुबोजू। मेरुबोजू नाम है। यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूँ, नाम याद करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। याद हो जाता है, याद कर लेते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाते हो तो याद करना इज डजेंट मैटर। मैटर क्या करता है, आप इसके पीछे का बैकग्राउंड पता हो,
हुआ क्या उस दिन में, वो आप इसके सेंटिमेंट्स पता हो, इस कैंडल के पीछे क्या हुआ था दिन भर, अब मैं रीड करना बताता हूँ। ये कैंडल है जिसका नाम है मेरुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न है। यहाँ पे मैंने दो लाइन बनाई, एक रेड लाइन नीचे की साइड में जा रही है, ये रेड लाइन है, और ये ग्रीन लाइन है। रेड लाइन है वो नीचे की साइड में जा रही है और ग्रीन लाइन ऊपर की साइड में जा रही है। ये दो चीज़ बता रही है कि इससे पहले मूवमेंट कैसा था, कैंडल्स ऊपर से नीचे की साइड में आ रही थी मार्केट में, मतलब एक बियरिश मार्केट था। बेयरिश मार्केट क्या होता है, जब मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ रहा होता है, यानी कि सब सेल करने में लग रहे हैं, जैसे अभी का एनवायरनमेंट चल रहा है, सब सेल कर रहे हैं, डेली मार्केट नीचे गिर रहा है, तो दैट इज़ बेयरिश मार्केट। बुलिश मार्केट क्या होता है, जब सब बाइंग करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो ये बता रहा है कि बेयरिश मार्केट है, यानी लोगों का सेंटिमेंट क्या है उस टाइम पे, सेंटिमेंट्स पढ़ना है अपन लोगों के। यहाँ पे अपन को मेजॉरिटी देखनी है कि मेजॉरिटी यहाँ में ये देखना है कि मेजॉरिटी क्या सोच रही है। मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कल के लेक्चर में कि मैं क्या सोच रहा हूँ ये दुनिया में कोई नहीं बता सकता, लेकिन जनता क्या सोच रही है, पब्लिक क्या सोच रही है, ये बताया जा सकता है। ठीक है, जैसे इलेक्शंस होते हैं उस पर पहले ही बता देते हैं कि हाँ ये पार्टी जीतने वाली है मोस्ट प्रोबेबली, जो बहुत हाई डिफरेंस होता है। तो वहाँ वो कैसे पता लगता है, पब्लिक में सर्वे कर लेते हैं, थोड़ा बहुत सेंटिमेंट्स पता लग जाते हैं। तो यहाँ पे भी यही होता है, ओवरऑल सेंटिमेंट पब्लिक का बताया जा सकता है बेस्ड ऑन द टेक्निकल एनालिसिस, बट पर्टिकुलर पर्सन का, पर्टिकुलर कंपनी का, पर्टिकुलर ऑपरेटर का सेंटिमेंट क्या है, ये दुनिया में कोई नहीं बता सकता, ये वही जानता है। बता सकते हैं दूसरे, वो एक तुक्का हो सकता है, सामने वाला चेस की तरह अपनी चाल को बदल सकता है, क्योंकि उसे पैसा कमाना है। यहाँ पे कंपनीज भी अपने इन्वेस्ट करती है, शेयर्स को मूव करती है अप एंड डाउन, उसके बाद में पलट जाती है। तो पब्लिक जो भोला वाला होता है, ये टेक्निकल्स नहीं समझता, साइकोलॉजी नहीं समझता मार्केट की, वो इसमें फंस जाता है और फाइनली घाटे में जाता है। अगर इनके पेशेंस लेवल की बात करें तो ये कंपनीज जो मार्केट के अंदर ऑपरेटर हैं या जो भी पर्सन पैसा आया है, वो लॉन्ग टर्म विज़न लेके आया है, बहुत पैसा बनाने आया है। तो आप ये सोचेंगे वो गिरा रहा है तो किस लेवल तक गिराएगा, तो ये आपका पेशेंस पूरा तोड़ देगा, उस लेवल तक गिराता है मार्केट को। इसका मतलब ये है कि अगर उसे 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तक भी मार्केट गिराना पड़े किसी पर्टिकुलर शेयर को, तो वो गिरा देगा, इस हद तक गिरा देते हैं। और वो खुद भी लॉस खा रहा होता है, लेकिन उसके पीछे उसका बहुत बड़ी प्लानिंग होती है, सब चीज़ तय होती है, उसके बाद में वो लॉस खाता है। उससे पहले ही वो गेन ले चुका होता है, और जब सब पब्लिक बाहर निकल जाती है तब उसको पूरा मुनाफा खुद ले जाता है। तो ये पेशेंस लेवल है। तो लोग सोचते हैं हम 2 दिन में बाहर आ जाएंगे, ये ऊपर जाएगा 3 दिन में, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे पेशेंस को तोड़ा जाता है। और जब पैसे कमाने की बात है तो मुझे कहोगे कि 3 साल पेशेंस कर ले, इसके बाद में पैसा मिलेगा, तो मैं 3 साल कर लूँगा अगर कोई श्योरिटी दे दे। वो तो इसको चलाने वाले हैं, उस शेयर को, पर्टिकुलर जो ऑपरेटर हैं वो पर्टिकुलर शेयर को चलाने वाले हैं, तो वो 2-2 3-3 साल तक भी पेशेंस करके बैठते हैं। लेकिन हमारा पेशेंस टूट जाता है, तब वो भगा के ले जाते हैं शेयर्स को, दाम उनके बढ़ा देते हैं और मुनाफा ले जाते हैं। तो हम मेरुबोजू कैंडल है इसके बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो वीक है, यानी सेलिंग प्रेशर आ रहा है। अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि इस टाइप की कैंडल बन गई। साइकोलॉजी समझिए कि सेलिंग प्रेशर आ रहा था, लोग डेली बेचने जा रहे थे, बेचते जा रहे थे। अचानक से किसी भी शेयर की कैंडल बनी, एक अच्छे शेयर की बात करेंगे हम, यहाँ पे एग्जांपल लेना है आपको तो किसी बढ़िया शेयर का लेना, जैसे रिलायंस का, टीसीएस का, इन्फोसिस का, छोटे ऑपरेटर वाले शेयर, ये बहुत जो स्मॉल कैप शेयर है उन पे इन चार्ट्स को आप जल्दी से रीड करना स्टार्ट मत करना फ़िलहाल के लिए। एक एग्जांपल के लिए बड़े लेवल पे सोचना, क्योंकि वहाँ पे रिलायंस का शेयर है, आज उसकी मार्केट कैप इंडिया में सबसे बड़ी है। तो किसी में हिम्मत नहीं है कि उस पूरी मार्केट कैप को खरीद ले, किसी में हिम्मत नहीं है। कोई किसी में हिम्मत होगी तो वो
रिलायंस के बराबर का होगा तो उसके बराबर का तो कोई है नहीं। तो इसलिए यहाँ पे पब्लिक सेंटिमेंट्स चलता है रिलायंस जैसे शेयर में। तो पब्लिक सेंटिमेंट जो होता है वो हम चार्ट्स पे रीड कर सकते हैं। तो इसलिए अभी के लिए फ़िलहाल जब तक आप सीख रहे हैं तब तक एक बड़े शेयर को अपने माइंडसेट में रखिए। माइंडसेट के लिए एग्जांपल के लिए रिलायंस को ही लीजिए, ये सबसे बड़ी कंपनी है भारत की। लेकिन मैं इस टेक्निकल में कहीं भी रिलायंस को ट्रेड करना नहीं सिखा रहा हूँ। आप ये सोचे मैंने रिलायंस पे आपकी मास्टरी करा दी है या रिलायंस को कहा है आप कि इसको बाय करो या सेल करो। मैं सिर्फ इसको एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसकी जो मेंटलिटी होगी रिलायंस की, वो मेंटलिटी ओवरऑल इंडिया की होगी, पूरी पब्लिक की होगी। अकेला किसी ऑपरेटर में इतनी दम नहीं है कि रिलायंस के शेयर को भगा ले जाए या नीचे गिरा दे। यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर मिलके, बहुत सारे सेंटीमेंट्स मिलके, एडवर्टाइजमेंट देके फिर उस शेयर को मैनिपुलेट कर सकते हैं, नहीं तो इतने बड़े शेयर को कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाता। न्यूज़पेपर के बेसिस पे, न्यूज़ के बेसिस पे कर देते हैं। इंडिविजुअली गुपचुप चाहें कि आज अपन करते हैं, किसी की हिम्मत नहीं है। वापस आते हैं, सेंटीमेंट्स वीक थे मार्केट के, अचानक से एक दिन ये कैंडल बनी। ये कैंडल क्या बता रही है अब आप देखिए, इसके अंदर विक नहीं है, ना अपर विक है जो इसको शेडो बोलते हैं, ना अपर शेडो है ना लोअर शेडो है। शेडो क्या होती है यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर और नीचे छोटी छोटी विक बनी है ब्लैक कलर, जो हाई और लो को बताती है डे की, वो इस कैंडल में नहीं बनी है। ये कैंडल जहाँ से ओपन हुई थी उससे ऊपर ही गई और लास्ट में बंद हुई। इसका मतलब ये नहीं है स्ट्रेट लाइन में ऊपर गई और जाके बंद हो गई। दिन भर में ट्रैवल किया है इसने, जिग जैग, क्योंकि कोई भी शेयर होता है वो लहरों की तरह ही ट्रैवल करता है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, दिन भर जो भी किया। लेकिन फाइनली जहाँ से खुला था उस लेवल को ना तो नीचे काट पाया और जो फाइनली ऊपर ही जाके बंद हुआ। इससे हमें क्या समझ में आता है, बुल्स एंड बेयर्स में जीत किसकी हुई, बुल्स की हुई। बेयर्स ने अपनी दम नहीं दिखा पाए, वो इसको 1% भी नीचे नहीं ले जा पाए। जब खुला था शुरू में तब भी बुल्स हावी रहे, उसको ऊपर ही ले गए। फिर जब भी उन्होंने कोशिश करी होगी, बेयर्स ने जब भी इस शेयर को नीचे लाने की कोशिश करी होगी, बुल्स इसको वापस ऊपर खींच के ले गए। तो बुल्स की फाइनल इस लड़ाई में जीत हुई। जब ये कैंडल बन गई, जब पूरा दिन ट्रैवल करके ये कैंडल बन गई, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि बुल्स की जो इसको बाय सेल करने वाले हैं उसमें बुल्स हावी हो गए हैं। ठीक है, तो अगला दिन क्या होता है, यहाँ पे जीतने वाले का ही साथ दिया जाता है, हारने वाले का साथ नहीं दिया जाता। कई लोग आपको टिप्स देते हैं कि यार ये शेयर बहुत नीचे हो गया है, बहुत करेक्ट हो गया, अब इसको बाय कर लीजिए, तो ये टिप्स गलत होती है। एक माइंडसेट क्लियर रखना है कि हमें जीतने वाले का ही साथ देना है। जो शेयर गिर रहा है यानी सेलिंग प्रेशर आ रही है तो उसमें सेलिंग ही करनी है, उसका उसी तरीके से साथ देना है उसका नीचे जाने में। जो ऊपर चढ़ रहा है तो उसमें ऊपर जाने में साथ देना है। ऊपर जाने में हम साथ कैसे देंगे, हम भी बाय करेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि हम उनके साथ में हैं। अगर कोई सेलिंग प्रेशर आ रहा है, सेल कर रहे हैं, तो बड़े बड़े लोग सेल कर रहे हैं, पब्लिक सेल कर रहे हैं, तो आप किसी की बात मत सुनिए यहाँ पे कि मैं बाय कर लेता हूँ। ये कल वाली कहानी बताई थी मैंने आपको, एक लड़ाई चल रही है, आपकी पूरी सेना गई है, पीछे हाथी गए हैं, घोड़े गए हैं और आप आगे आगे गए हैं तलवार लेके। पता लगा पीछे से उधर सामने वाली पार्टी से, जो सामने जो लड़ रहे थे दुश्मनों की तरफ से, गोलाबारियाँ आ गई, बड़े बड़े बम आने लग गए जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी थी। पीछे मुड़ के देखा आपने तो हाथी भाग रहे हैं, उल्टे घोड़े भाग रहे हैं। अब आप क्या अपनी तलवार लेके आगे थोड़ी चले जाओगे, नहीं नहीं मैं तो लड़ने जाऊंगा। तो सेम यहाँ पे होता है, सब सेल कर रहे हैं तो आपको सेल करना है, सब बाय कर रहे हैं तो आपको बाय करना है। रिवर्स डायरेक्शन में जाने की गलती कभी मत करना, नहीं तो मुंह के बल गिरोगे, नाक पे खरोच आएगी। ठीक है, और कोई आपको ठीक भी नहीं करेगा। ये मार्केट ऐसा है, यहाँ जिस डायरेक्शन में पब्लिक चल रही है उनकी मान लो और एक्सेप्ट कर लो। नीचे जा रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो अगर आपके पास भी कोई सामान है, आपके पास भी उसके शेयर हैं, तो सेल कर दो, हाथ जोड़ लो कि मैं भी जा रहा हूँ तुम्हारे साथ साथ, तुम्हारा साथ दूंगा। तुम जीत रहे हो तो बाय कर रहे हैं, तो अगर पैसे हैं तो बाय कर लो,
उनका साथ देना है पब्लिक का, पब्लिक के अपोजिट नहीं जाना है। ये मेरा रूल है, इसको आपकी कॉपी में लिख लीजिए। हमें पब्लिक का साथ देना है, पब्लिक के सेंटिमेंट्स के रिवर्स में कभी भी नहीं जाना। तो ये जिस दिन ये कैंडल बनी तो इसने ये सिग्नल दिया है कि आज से एक्चुअल में देखो मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे मेरे पास शेयर्स हैं, मैं एक बड़ी पार्टी थी, मैंने सेल किया, अगले दिन सेल किया, अगले दिन सेल किया, सब सामान ख़त्म हो गया, अब क्या सेल करूँ, हो गया खेल ख़त्म। तो सबका खेल ख़त्म हो जाता है। सेल करने वालों का भी पेट भर जाता है, बोले हाँ अब भर गया मेरा पेट, अब क्या सेल करूँ, सामान ही नहीं बचा। दूसरे बोले सेल कर रहा है, क्या करूँ, सामान ही नहीं है, सब कुछ तो सेल कर दिया। तब उस दिन उनकी हार हो जाती है। फिर बुल्स आ जाते हैं। बुल्स वही जो सेल करने वाला था, बोले अब सामान ख़त्म हो गया, अब खरीदना शुरू करते हैं, तो वो वापस लपेटना शुरू करते हैं, अपना सामान वापस खरीदने लगते हैं, तो ये बाइंग आ जाती है। तो ऐसा नहीं है सामान मेरा ही ख़त्म हुआ, सामान सामने वाले का भी ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल पब्लिक का सामान सेल कर करके, तो जब काफ़ी लंबा ट्रेंड चला जाता है उसके बाद में वापस बाइंग आती है, फिर वापस सब बाय करने लग जाते हैं। फिर थोड़े दिन बाद में बाय करने लगे तो एक बड़ा जो उनमें सेठ था वो सोचता है अब अपना सेल करता हूँ। तो जो मेंटेलिटी उसकी आई कि हाँ यार काफ़ी पैसा कमा लिया, अब इसको सेल करके निकल जाऊँ, तो उसने भी सेल किया, दूसरों की भी आई मेंटेलिटी। तो सबकी मेंटेलिटी एक जैसी चलती है। तो ये लहरें हैं, इनके सेंटिमेंट्स के साथ में आपको भी चलते जाना है, तो आप भी अर्न कर लोगे। रिवर्स में चलते हैं कई, मतलब एवरेजिंग कर लो। क्या कर लो एवरेजिंग, आपको पता है कि वापस पलट के जाएगा, नहीं पता ना, तो एवरेजिंग वगैरह के फंडे ऐसे नहीं होते। इसके लिए अलग से मैं लास्ट में सिखाऊंगा आपको कब बाइंग करते हैं, कब सेलिंग करते हैं। तो ये कैंडल आपको साफ सिग्नल दे रही है कि आप बियर्स, अब आपकी बियर्स की हार हो चुकी है, अब तुम ठंडे हो गए हो, अब हम आ गए हैं। यानी मेंटेलिटी जिसकी थी सेल करने की, उसका सामान बिक चुका है, अब वो भी बाय करने लगेगा। जब ये बाय करने लगेगा तो ओब्वियसली यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, मार्केट वापस ऊपर उठने लग जाएगा, ठीक है। तो ये इसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे दिया कि अब बाइंग करनी है। सेम वे ब्लैक मेरुबोजू, ये इसका जस्ट अपोजिट है। ये क्या सिग्नल दे रही है कि अब बाइंग बहुत कर ली, हमारा खेल खत्म हो गया, अब सेलिंग स्टार्ट होगी, तो सेलिंग करनी है, ठीक है। बुलिश मेरुबोजू का जस्ट अपोजिट है बियरिश मेरुबोजू, जैसा नाम है बुलिश एंड बियरिश, इसको ब्लैक मेरुबोजू भी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट पैटर्न जो आता है वो है डोजी। इन पैटर्न्स को आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं, लिख भी लीजिए, और बेसिक जो सेंटिमेंट्स है उसको रीड कर लीजिए। एक बार अगर मेरी बात आपने गौर से सुन ली है तो मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ आप अपनी उम्र भूलेंगे नहीं कि इसके पीछे का क्या राज है, क्योंकि मैंने पूरी स्टोरी इस कैंडल के ऊपर बताई है, पूरी सेंटिमेंट्स बताए हैं, तो रटने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये समझने वाला सब्जेक्ट है, नहीं समझ में आ रहा वीडियो को वापस देखिए, जो मैंने इस जो स्लाइड है इसके ऊपर मैंने जितना बोला है उस वीडियो को वापस वहाँ से देख लीजिए, आपको पूरा माइंडसेट क्लियर हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। रटने वाली चीज़ नहीं है। नाम याद नहीं होते तो कोई फिक्र की बात नहीं है, एक भी नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनके पीछे की मेंटेलिटी वो ऑटोमेटिकली कैंडल बता देगी, वो रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स आने वाली है और रटने लग गए तो हो गया। सेकंड इज डोजी। ये डोजी कैंडल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइसेस आर ऑलमोस्ट सेम, जहाँ ओपन हुआ मार्केट वहीं पे क्लोज हुआ, इसके बीच में लड़ाई चली ऊपर और नीचे की, देख रहे हैं, ऊपर की भी लंबी विक है, नीचे की भी लंबी विक है, ठीक है। तो इस पे आगे लॉन्ग लिख लेना, लॉन्ग विक, ऊपर की भी लंबी विक है, नीचे की भी लंबी विक है, यानी कि उन्होंने बाइंग करी, प्रेशर डाला, उन्होंने सेलिंग का प्रेशर डाला, बाइंग का प्रेशर डाला बेयर्स एंड बुल्स ने, फाइनली लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नोबडी वन द मैच। आखिरी में कोई नहीं जीत पाया दोनों में से, जहाँ पे हम खुले थे वहीं पे आके बंद हो गए।
यहाँ पे ये बात ध्यान देने की है, कई लोग बिल्कुल रट लेते हैं, वो देखते हैं हाँ यार छोटा सा है तब है ये डोजी, कंपैरिजन लिया जाता है कि हाँ बहुत बड़ी बनी थी उसके आगे छोटी सी 19-20 है, किशन ने कहा था ओपनिंग और क्लोजिंग सेम हो, सेम तो नहीं है, थोड़ी सी है तो ये तो डोजी नहीं है, ऐसा नहीं होता है डोजी, थोड़ा बहुत है उसको चला लेना, यहाँ पे कौन सा हमें रटना है, नाम दूसरा बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेंटिमेंट्स क्या बता रहे हैं कि ऊपर भी लड़ाई गई थी, नीचे भी गई थी, लेकिन फाइनली जीत किसी की नहीं हुई। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? जिस दिन ये कैंडल बन जाएगी, कई बार हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि कल क्या होगा, किसी पर्टिकुलर शेयर की बात करें कि कल हम इसमें क्या होगा, बाय होगा, बाइंग आएगी या सेलिंग आएगी। ये क्वेश्चन सिर्फ आप और मैं ही नहीं सोचते, ये क्वेश्चन पूरा जगत सोचता है। जगत इन द सेंस जो भी मार्केट में एक पर्टिकुलर शेयर की बात करेंगे, रिलायंस का शेयर है, उसने ये वाली कैंडल बनाई आज पूरे दिन भर में, तो आप और मैं ही नहीं, रिलायंस को जो भी ट्रेड करने वाले हैं, बड़े बड़े ऑपरेटर हैं, फंड हाउसेस हैं, रिलायंस के मालिक या जो भी लोग हैं, मालिक की बात नहीं कर रहा, प्रमोटर की, जो भी इसको ट्रेड करना चाह रहे हैं वो उन सबको सेम कैंडल दिख रही है उनकी आंखों से, तो सबका रिएक्शन सेम होगा। अगर आपने भी स्टडी किया है, उन्होंने भी सेम चैप्टर से स्टडी किया है, बस फ़र्क इतना है कि आपने जितेंद्र शर्मा से स्टडी करी है, उन्होंने धर्मेंद्र शर्मा से करी है, जो भी है XYZ, लेकिन चैप्टर सबने सेम पढ़ा है, तो इसलिए सबका रिएक्शन भी सेम आता है। टेक्निकल एनालिसिस सबके लिए सेम था, इसलिए आपने जो पढ़ा वही उन्होंने पढ़ा, तो हमें उनके लेवल पे पढ़ना है कि ऑपरेटर्स ने क्या पढ़ रखा है, तो हम भी यहाँ पे सीख जाएंगे, तो हम उनकी मेंटलिटी पकड़ पाएंगे। हम नहीं सीखेंगे, जैसे अभी तक आप ब्लैंक पेज थे, आपको नहीं पता था, तो आपको क्या पता उनकी मेंटलिटी क्या है। अब मैं भी वही सोचता हूँ जो वो बड़े लोग सोच रहे हैं, तो ये इसलिए ये पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ पे क्या हुआ, डे के एंड में जो बहुत करोड़ों करोड़ों रुपए लेके बैठा था, वो भी टेबल पे रात को सोच रहा है यार आज ये वाली कैंडल बनी है, इसका क्या मतलब रहा, ऊपर भी गई नीचे भी गई, को बाइंग सेलिंग कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया। आप ही नहीं हुए कंफ्यूज, वो भी कंफ्यूज हो गया। तो ऐसी जब कैंडल बन जाएगी तो इसका मतलब समझ जाना कि सामने वाले के भी तारे उड़ गए और आपके भी उड़ गए। अब कल क्या होगा ये कल ही बताएगा। तो डोजी कैंडल आपको कुछ नहीं बताती कि अब कल क्या होगा, कल क्या होगा वो कल ही बताएगा। तो फाइनली इसने पूरे दिन का कंक्लूजन क्या निकला कि मुझे पता नहीं आगे क्या होगा। आज जो लड़ाई थी वो तो टाई हो गया दोनों में, ठीक है। उसी तरीके से कबड्डी का मैच हुआ था, दो टीम में फर्स्ट राउंड हुआ, बराबर हो गए। टीमें फर्स्ट टाइम आई थी किसी ओलंपिक्स में खेलने, तो हमें नहीं पता किसकी शक्ति ज़्यादा है। अब ये तो कल का मैच ही बताएगा, कल के मैच डिसाइड कर देगा कि पावर किस में ज़्यादा है। अगर कल के मैच में ऊपर की साइड में कैंडल बनती है, यानी ग्रीन कैंडल बनती है, तो हमें पता लग जाएगा कि पावर किसके अंदर है, कि बुल्स में पावर ज़्यादा है, तो आप बुल्स की साइड हो लेना। अगले दिन वापस से रेड कैंडल बनती है, तो हमें पता लग जाएगा कि बेयर्स की पावर ज़्यादा है, तो आप बेयर्स की साइड हो लेना। हम तो बिन पहन दे के लौटे हैं, हम तो उधर चले जाएंगे उधर चले जाएंगे, तुम जिधर जाओगे हम उधर जाएंगे, हमें तो पैसे कमाना है। तो ये कैंडल कोई कंक्लूजन नहीं निकालती, ठीक है। ये कैंडल जब भी आ जाए, तो जो भी सोच रहा है तो उसके दिमाग में भी कुछ नहीं है कि कल क्या होगा, तो ना तो वो सुबह की स्टार्टिंग बाइंग से करेगा ना सेलिंग से करेगा, लेकिन इनमें से कोई ना कोई रिस्क टेकर ज़रूर होता है जो दिन के सुबह में खेल जाता है, तो एकदम से सेलिंग लेके आ जाता है या बाइंग ले आता है। तो जैसे उसने किया, एक्ट किया, तो सामने वाले फिर उसके ऊपर या तो एंटी करने लग जाते हैं या उसके साथ देने लग जाते हैं, तो सेकेंड डे का पैटर्न बन जाता है। ये कैंडल फिलहाल आपको कुछ भी नहीं बताती कि अब क्या होने वाला है। इस डोजी का एक है स्टार डोजी, जिसको कॉमन डोजी भी बोलते हैं। स्टार डोजी यानी बाइंग सेलिंग बिल्कुल सेम प्राइस पे बंद हो गई, या सेम का मतलब होता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लेकिन इसका जो फॉर्मेशन है वो स्टार फॉर्मेशन होता है। जो अपर लेग और लोअर लेग है, जो हेड और इसका लेग है, वो पार्ट बिल्कुल बराबर होता है, बॉडी ना के बराबर होती है, ठीक है।
तो ये स्टार की शेप में है, तो ये बिल्कुल स्टार डोजी बहुत बार मिलेगी आपको, मैं चार्ट्स में दिखाऊंगा आपको। ये देखो स्टार डोजी बन गई है, तो इसने कोई कंक्लूजन नहीं दिया है, टाई हो गया है मैच। सेकंड इज लॉन्ग लेग डोजी, जैसा कि नाम है लॉन्ग लेग्ड, ये बता रही है कि दिन में लड़ाई हुई थी, उसमें बेयर्स हावी हुए थे, लेकिन उनको काउंटर किया किसने, बुल्स ने। बुल्स बेयर्स ने खूब दबा के सेलिंग करी, उसको काफ़ी नीचे तक लेके गए, लेकिन बेयर्स उसको ऊपर खींच के वापस लेके आए और वापस से उसको मैच को टाई अप हो गया। दिन के एंड में कोई कंक्लूजन नहीं निकला, लेकिन ये मैच ये जरूर बता रहा है कि कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स नीचे ले जाने वाले बैठे हैं। ठीक है, वो जो स्टार डोजी था, यहाँ पे आ रहा है कि मतलब ज़्यादा नीचे दबाने वाले भी नहीं बैठे, यहाँ पे है कि नीचे दबाने वाले भी बैठे हैं मार्केट को, तो ऊपर उठाने वाले भी बैठे हैं। ठीक है, तो ये कंक्लूजन उसी हिसाब से निकाला जाएगा कि ये ऊपर चढ़ते हुए में बनी है या नीचे गिरते हुए में बनी है, उसके बेसिस पे इसका कंक्लूजन निकाला जाएगा। ग्रेव स्टोन, जैसा कि नाम है ग्रेव स्टोन, क्या बोलते हैं उसको, कब्र, उसका जो पत्थर लगा होता है उसको नाम जो भी बोलते हैं। तो ग्रेव स्टोन की तरह है ये, नीचे नीचे फ्लैट है, ऊपर लेके गए थे मार्केट को, लेकिन बेयर्स वापस नीचे लेके आ गए और सेम प्राइस पे बंद कर दिया। तो इसका जो पैटर्न है ग्रेव स्टोन की तरह है। ये डोजी पैटर्न वही है, जहाँ पे शुरू हुए थे वहीं पे ख़त्म हो गए, यानी कुल मिला के टाई अप हो गया एक, लेकिन पैटर्न या तो ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, तो उन सब के नाम दे दिए। ये जस्ट उसका रिवर्स है, ये ड्रैगन फ्लाई हो गई, ये वाली ग्रेव स्टोन थी, ग्रेव स्टोन की जैसे दिख रही है, ये ड्रैगन फ्लाई है, उड़ रहा है। ठीक है, ये इसकी पूंछ है नीचे, तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी थी, फाइनली डोजी थी, इसका मतलब टाई अप हो गया। नाम याद हो चाहे नहीं हो, लेकिन आपको कंक्लूजन ध्यान होना चाहिए। ये क्या बता रही है सेंटिमेंट्स, कि लड़ाई कैसे चली थी दिन की, दिन भर की लड़ाई कैसे हुई। सवाल सिर्फ इतना सा होगा और अपने आप से पूछना है कि इस कैंडल को देख के आपको ये बताना है कि दिन भर में कैसी लड़ाई हुई। तो लड़ाई ऐसे हुई कि पहले एक बार नीचे लेके गए, खूब लेके गए बेयर्स, बुल्स ने उनका गुस्सा ठंडा कर दिया, वापस खींच लाए, यानी कि वापस से बाइंग करने लग गए। पब्लिक की बात है यहाँ पे, सारी पब्लिक के सेंटीमेंट्स चल रहे हैं, और फाइनली लाके उसी प्राइस पे क्लोज कर दिया। उनको ना तो बेयर्स को जीतने दिया, ना बुल्स को जीतने दिया। ठीक है, तो पहला एक्शन लेकिन इसमें बेयर्स का रहा है, नीचे गया है तभी तो ऊपर लाए, ऊपर जाता तो ऊपर की चोटी दिख जाती, ठीक है, हेड दिखता। तो इसमें पहला जो एक्शन लिया वो किसने लिया था, बेयर्स ने लिया था। तो इसके हिसाब से अगला दिन वैसे बेयर्स शुरुआत करेंगे फिर से, लेकिन अगले दिन में फिर कुछ ऐसा बन जाता है टाई अप, यानी कि अब वो हार मान चुके हैं, या मेरू बोजू कैंडल आ जाती है तो भैया वो हार मान चुके हैं। अब बुल्स की बारी, अगर जब बुल्स की बारी आ जाती है तो फिर बुल्स लग जाते हैं, सब बाइक करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ भी हमें समझ में आ गई कि यहाँ पे सेंटीमेंट्स पब्लिक के चलते हैं, और जैसे पब्लिक के सेंटीमेंट्स चलेंगे हमें वैसा ही करना होगा, उसके रिवर्स नहीं जाते। ठीक है, नेक्स्ट इज स्पिनिंग टॉप्स। ये कैंडल देख रहे हैं, स्पिनिंग टॉप है, इसमें छोटी सी बॉडी बनती है, ये रेड भी हो सकती है बॉडी और ग्रीन भी हो सकती है, इसमें नहीं है। ये बॉडी रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, लगभग प्राइस आसपास रहता है। स्पिनिंग टॉप क्या होता है, वो लट्टू होता है, वो घुमाते हैं ना, फुर्र घूमता है टेबल के ऊपर, तो उसकी तरह दिख रही है ये। ठीक है, यहाँ पे भी कंक्लूजन ऑलमोस्ट डोजी की तरह ही निकलता है, लेकिन लड़ाई लंबी होती है इसके अंदर। ठीक है, सेम मान लीजिए डोजी की तरह ही स्प्रिंग टॉप पैटर्न बनता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी बॉडी बनती है, इनमें बॉडी नहीं बनती, थोड़ी हल्की फुल्की बन जाएगी। तो नाराज़ मत हो जाना कि इसको डोजी नाम दूँ या मैं स्प्रिंग टॉप नाम दूँ, आपकी जच्चे जो नाम दे लेना, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुल मिला के सेंटीमेंट्स पता होने चाहिए, ऑलमोस्ट सेम से सेंटीमेंट्स होते हैं डोजी में और इसमें, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा बहुत रिजल्ट आया होता है कि एक पॉइंट से आप जीत गए हैं, डोजी में आप होता है टाई हो गया है मैच, बस इतना फ़र्क होता है। नेक्स्ट इज हैमर। अभी हम जैसे डोजी की बात कर रहे थे, उसके अंदर बॉडी बिल्कुल भी नहीं बन रही थी, यहाँ थोड़ी थोड़ी बॉडी बनेगी,
यहाँ पे बॉडी बनेगी थोड़ी और उसके साथ में विग बनेगी, या तो लोअर विग बनेगी या अपर विग बनेगी। यहाँ पे हैमर पैटर्न है तो हथौड़े की जैसा बन रहा है, एक विग बन रही है नीचे की साइड में, लॉन्ग लोअर शेडो। इनमें ये जो है ये लॉन्ग बनती है, डोजी में बिल्कुल टाइप होता है, डोजी मतलब टाइप। यहाँ पे स्पिनिंग में लड़ाई होती है लेकिन कंक्लूजन ज़्यादा कुछ निकलता नहीं है। हैमर के अंदर कोई कंक्लूजन ज़्यादा नहीं निकला लेकिन लड़ाई अच्छी खासी हुई, यानी लॉन्ग लोअर शेडो बनती है तो हैमर पैटर्न बनता है। जब हम चार्ट्स देखेंगे तब हम इनको देखेंगे। इनके बेसिस पे क्या होता है, नेक्स्ट डे का सेंटिमेंट्स बनते हैं। आपने देखा होगा बहुत लोग पूछते हैं कि कल क्या होगा मार्केट का हाल, तो सब क्या कर रहे होते हैं, नेक्स्ट डे के सेंटिमेंट्स को स्टडी करते हैं। ये आपकी फितरत नहीं है, ये ह्यूमन मेंटलिटी है, सबके दिमाग में चल रहा होता है कि कल क्या होगा, इसको कोई बताए मुझे। तो उससे क्या होगा, मैं आज ही माइंडसेट बना लूँ कल मेरे को बाइंग करना है, सेलिंग करना है। तो ये चार्ट आप भी देख रहे हैं, ये चार्ट वो बड़ा जो पैसा इन्वेस्टर है जिसके पास करोड़ों रुपए है वो भी देख रहा है, या ट्रेडर है जिसके पास करोड़ों रुपए है वो भी देख रहा है, इन्वेस्टर है वो भी देख रहा है, यानी पब्लिक देख रही है। तो सबके सेंटिमेंट्स एक जैसे काम करते हैं, इसलिए हम इन सब की स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे जब लोअर मेंटेलिटी थी यानी लोअर ट्रेंड में चल रहा था, ये सेलिंग मेंटेलिटी थी, गलत बोल दिया मैंने, लोअर सेलिंग मेंटेलिटी थी, यानी जो मार्केट बेयरिश था, मार्केट नीचे की ओर जा रहा था, अचानक से एक दिन ये वाली कैंडल बनती है। तो ये कैंडल बताती है कि डेली तुम्हारी रेड कैंडल बन रही थी लेकिन आज नहीं बनने दूंगी। आज बुल्स आ गए हैं और उन्होंने बोला तुम्हारा जो भी गुस्सा था इतना नीचे तक गया था उसको हमने ठंडा कर दिया और फाइनली हम ही जीते, ग्रीन बन के आई गई, इसका मतलब फाइनली हम ही जीते। तो इसने जिस दिन ये मेंटलिटी आई उस दिन इसने ट्रेंड चेंज कर दिया, मार्केट वापस से बाइंग की तरफ जाने लग जाएगा। ठीक है, फिर वापस से बाइंग करने लग जाएंगे लोग। तो जो चीज़ नीचे जा रही थी उसको इसलिए इस कैंडल को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। मतलब जो ये कैंडल्स मैं पढ़ा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट कैंडल्स आती है, क्योंकि जिस दिन ये बन जाती है उसके बाद में जब भी स्टडी करने वाला होता है उसके माइंड में कुछ ना कुछ क्लिक करता है कि अब मार्केट इस पर टिकने वाला नहीं है। हालांकि ये कंक्लूजन 2-3 दिन बाद में गलत भी हो सकते हैं कि थोड़े 1-2 दिन ऊपर गई वापस से बुल बेयर्स हावी हो गए, वापस से मार्केट नीचे जाने लग गया, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए टेक्निकल एनालिसिस 100% श्योर भी नहीं होता, लेकिन ओवरऑल मेंटलिटी चेंज कर देता है। ठीक है, सब इस कैंडल को देख रहे हैं, या आप ही नहीं देख रहे, पूरी दुनिया देख रही है जो भी इसमें ट्रेड कर रहा है उस पर्टिकुलर शेयर में। तो सब देखते हैं और उसके बेसिस पे सब कंक्लूजन निकालते हैं। इसलिए हमें भी इसको स्टडी करना जरूरी है कि हम भी वही कंक्लूजन निकालेंगे जो सामने वाले ने स्टडी करके कंक्लूजन निकालेगा। अब ये हैमर चार्ट का आप देखिए, मार्केट नीचे जा रहा था, डेली सेलिंग आ रही थी, पैनिक आ रहा था, लेकिन अचानक से एक दिन हैमर कैंडल बन गई। एक दिन हैमर कैंडल बनी, यहाँ पे ये बोलता है कि बुल्स आ गए, बोले अब यार बेच चुके सामान, जितना हमारे पास था खाली कर दिया, अब क्या बेचें। तो इसलिए वो हार जाते हैं। बेयर्स हारे क्यों? क्योंकि उनका सामान बिक गया है। ऐसे ऊपर जाते जाते बुल्स हारे क्यों? वापस सेलिंग क्यों आ जाती है? कि उनका सामान खरीद चुके, उनका पैसा एग्जॉस्ट हो चुका है, कंज्यूम हो चुका है पैसा, अब कहाँ से लाएं पैसा। तो बाइंग की भी लिमिट होती है, सेलिंग की भी एक लिमिट होती है, तो लिमिट कंज्यूम हो जाती है, इसलिए मार्केट ऊपर और नीचे चलता रहता है। राइट, तो ये कैंडल आई तो इसने कहा कि अब उनकी हार होने लगी। वो सेल कर रहे थे, डेली सेल करते करते सब सामान सेल हो चुका है, यानी इस लेवल पे आ गया है कि अब वो सेल नहीं कर सकते। जैसे 100 शेयर थे, डेली 10-10 करते 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 लास्ट के 20 रह गए, तो बोले यार 20 तो रहने देते हैं। तो उनकी मेंटलिटी सेचुरेशन में आ जाएगी, हाँ यार अब नहीं सेल कर रहे। तो ऐसे करके उनकी नहीं आई, सबकी आई धीरे धीरे, तो फिर बुल्स की मेंटलिटी बढ़ेगी, तो ऐसे करके वापस मार्केट ऊपर चढ़ने लग जाता है। तो जिस दिन ये कैंडल बनी तो उसने सिग्नल दे दिया कि अब हम जाएंगे, अब हम खेलेंगे मैच। तो वो खेलने लग जाते हैं और ये जानबूझ के हार जाते हैं कि अब तुम खेल रहे हो तो पूरी पब्लिक ने आपको देख लिया है। तो रिवर्स में यहाँ कोई नहीं लड़ता, जैसे सब लड़ रहे हैं वैसे ही लड़ा जाता है। सब सेल कर रहे हैं तो आपको भी सेल करना होगा, कोई बाय कर रहा है तो आपको भी बाय करना होगा। नेक्स्ट पैटर्न इज हैंगिंग मैन।
जब मार्केट बाइंग की तरफ होता है, ऊपर जा रहे हैं, तब एक दिन हैंगिंग मैन कैंडल बनती है। सेम इसके अंदर जीत किसकी होती है? बेयर्स की होती है। मार्केट नीचे आके बंद होता है, एक लॉन्ग विक बनाता है जिसको ठंडा कर देते हैं, लेकिन फाइनली बुल्स ऊपर ले जाते हैं और फाइनली मार्केट नीचे ही बंद होता है। जीत फाइनली उनकी होती है, बेयर्स की। तो ये बताते हैं, ये लॉन्ग जो है ये बताता है कि लड़ाई तो लंबी चली थी। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? कि इस लंबी विक के कारण कि लड़ाई बहुत लंबी चली थी, दम बहुत लगाया उन्होंने, यानी इस लड़ाई को ठंडा कर दिया। तो अगले की मेंटेलिटी आती है, भैया अब नहीं टिकने वाला ये, अब मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला, अब तो ये नीचे ही आएगा। ये इनमें इतनी दम थी कि हमने इतना ले गए इसको नीचे ऊपर, वापस इन्होंने ठंडा कर दिया और फाइनली जीत इनकी हुई और मार्केट रिवर्स कर जाता है, फिर वापस से नीचे आने लग जाता है, सेलिंग होने लग जाती है। ये एक एग्जांपल है हैंगिंग मैन चार्ट का। ये हैंगिंग मैन क्यों है? आदमी हैंग हो रखा है, राइट। तो इसमें एक हैंगिंग मैन की तरह एक फिगर बन रही है। यहाँ पे एक आदमी हैंग है और नीचे पैर है नीचे, ठीक है। जैसे ड्रैगन फ्लाई देखा था अपन ने, लेकिन ड्रैगन फ्लाई की बॉडी नहीं थी, यहाँ पे इसकी बॉडी है। याद है ड्रैगन फ्लाई? भूल गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बॉडी नहीं थी, टेल थी, तो वो ड्रैगन फ्लाई था, ड्रैगन था। चाइनीज देखा है, ड्रैगन्स होते हैं जो मुंह से वो आग निकालते हैं, तो ये वाले ड्रैगन है। ये हैंगिंग मैन है, इसकी थोड़ी सी बॉडी है। बॉडी किसको बोलते हैं? जिसमें कलर फिल हो रहा है उसको बॉडी पार्ट बोलते हैं, तो वो बॉडी है इसके अंदर। तो ये हैंगिंग मैन की तरह है। तो ये बता रहा है मार्केट अब रिवर्स करेगा। लंबी टेल है इसकी, इसका मतलब कि लड़ाई लंबी थी और उसको बुल्स बेयर की लड़ाई चली थी और फाइनली बेयर्स जीते, नीचे आया मार्केट। तो अब ट्रेंड बेयर्स का ही चलेगा। शूटिंग स्टार, जब तारा टूटता हुआ नीचे गिरता है तो पीछे एक पूंछ छोड़ देता है, पीछे पूंछ निकल रही होती है, तो उस टाइप से इसका स्ट्रक्चर है। इसको नाम दिया है शूटिंग स्टार। अगेन नेम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, बट इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है, कंक्लूजन है, दैट यू हैव टू नो। अगेन ट्रेंड ऊपर का था, लेकिन एकदम से शूटिंग स्टार बन गया, यानी बुल्स ने इसको मार्केट को ऊपर चढ़ाया था, लेकिन बेयर्स ने उसको ठंडा किया। ठंडा ही नहीं किया, उस लेवल से भी नीचे ले गए। तो अब बुल्स मान जाएंगे कि बोले अब अपन को मार्केट में बाइंग नहीं करनी, अब ये इनका समय आ गया है। तो यहाँ पे बुल्स एंड बेयर्स का जो रिलेवेंस था वो इसलिए है। अभी तक हम बुल्स एंड बेयर्स को कुछ मानते ही नहीं थे, होंगे बुल्स होंगे बेयर्स, हमें क्या लेना देना। लेकिन भैया उनके साथ ही चलना है, ये दो पार्टियां हैं लड़ती है आपस में, इनका साथ दोगे तो आपकी जीत होगी, इनके उल्टे चलोगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हर कोई हथियार ले लेके आता है। ये जो हथियार हैं ये है पैसा। किसी के पास बम का गोला है, किसी के पास तलवार है, किसी के पास चाकू है, और आपके पास क्या है? ऑल पिन है। तो हम ऑल पिन से लड़ रहे हैं और चल देते हैं भिड़ने, नहीं हम तो बाइंग करेंगे, एवरेज करेंगे। आपके ऑल पिन को कौन मानता है? होना तो वही है जो उनको कर रहे हैं। तो सेंटिमेंट्स उनके रीड करने हैं आपको, आपके सेंटिमेंटों से किसी को लेना देना नहीं है, क्योंकि आप तो इकलौते हो। तो इसलिए यहाँ पे पब्लिक का सेंटिमेंट्स, चार्ट्स का सेंटिमेंट्स देखा जाता है। आपके सेंटिमेंट से, आपकी थ्योरीज से किसी को कोई लेना देना नहीं है। आप सोच रहे हैं मैं एवरेजिंग कर लेता हूँ, मैं बाइंग कर लेता हूँ, मैं और ऐड कर लेता हूँ, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। कार्ड रेट का शेयर देखा, नीचे गिरता गया गिरता गया गिरता गया गिरता गया, एवरेज करते रहो, कोई लेना देना नहीं है। मेंटलिटी ये है कि बेचो 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 तो रोज़ बिकेगा ही, लेकिन जिस दिन माल ख़त्म हो जाएगा, सामान ख़त्म हो जाएगा, सेल करने वालों की लिमिट आ जाएगी, उस दिन फिर वो रिवर्स करेगा। तो उसके लिए कोई सिग्नल देगा।
ऐसा कई बार आप देखेंगे उस शेयर ने कई बार सिग्नल दिए, रिवर्स करने की कोशिश भी करी, लेकिन नहीं जीत पाते। तो ये सिग्नल तो देता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है जीत हो जाए। 1-2 दिन के लिए सिग्नल देता है, इसके बाद में हमें और रीड करना पड़े। ऐसा है, जितनी ज़्यादा कैंडल्स होगी जिनका डेटा आप स्टडी कर रहे हैं, तो यानी आपको डेटा उतना ही ज़्यादा रिलेवेंट मिल रहा है। सिंगल कैंडल से आप डेटा सोचें सब कुछ इसने दे दिया तो नहीं मिल रहा, यानी डेटा आपके पास कम है, एक कैंडल है तो आपको कम नॉलेज मिल रही है। ज़्यादा डेटा है, ज़्यादा कैंडल्स है, तो उसके बेसिस पे आप ज़्यादा कंक्लूजन और ज़्यादा सटीक रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो फिलहाल हम एक कैंडलों की बात कर रहे हैं, जैसा माना जाता है, जैसा देखा जाता है, जिसके बेस पे अगले दिन का कंक्लूजन निकाला जाता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज इन्वर्टेड हैमर। कुल मिला के ये बात मान सकते हैं कि जो भी पैटर्न चल रहा था, अगर बाइंग का चल रहा था, सेलिंग का चल रहा था, उनको रिवर्स करने के लिए ये वाली कैंडल्स आ रही है, जिनके हेड या नीचे की हेड पोर्शन होता है एक छोटा सा, और एक टेल होती है लंबी सारी। यहाँ पे फाइनली जीत हुई बुल्स की। एक लंबी सारी ऊपर हेड बना था, लेकिन बेयर्स ने उनको ठंडा कर दिया, लेकिन फिर भी लास्ट में जीत बुल्स की हुई। कुल मिला के बुल्स की जीत हो जाती है इतनी बड़ी कि एक लंबी बन के फिर वापस नीचे आ जाती है, तो इसका मतलब जीत बड़ी थी, तो अगला पैटर्न चेंज हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी से एक बार शॉर्ट में मैं रिवीजन करा दूं। जो ये सिंगल कैंडल्स के पैटर्न्स हैं, इनमें मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कैंडल्स लेके आया हूँ। इस टाइप से कॉम्बिनेशन बना के जब मल्टीपल कैंडल्स आएगा, काफ़ी पैटर्न्स आपको नेट पे मिलेंगे, सब ने अलग अलग नाम रख दिए। जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जो सभी को जानने ज़रूरी हैं, सिर्फ वही पैटर्न्स यहाँ पे कवर किए हैं। हालांकि ऑलमोस्ट सारे कवर हो चुके हैं, कुछ एक आध दो आपको कई साइट्स पे दूसरे नाम मिल जाएंगे, कईयों ने अपने ही नाम रख दिए या मार्केट में नए नए चले हैं, सोर्सेज भी नहीं पता जिनके कहाँ से नाम आया और कहाँ से, तो उनको मैंने कवर नहीं किया है। सिंगल पैटर्न के अंदर मेरुबोजू जो बताता है सटीक कि लड़ाई जीतने उनको बिल्कुल भी नहीं दिया अपोजिट पार्टी को। ग्रीन है तो ये बुल्स की ही जीत हुई, बेयर्स को कहीं नहीं टिकने दिया, यानी इतना सा शेडो भी नहीं बनने दी उनको एक बार भी नीचे नहीं जाने दिया। बेयरिश मेरुबोजू, इसका मतलब बेयर्स की जीत हुई, बुल्स को बिल्कुल टिकने नहीं दिया, तो ये सटीक बताता है। काफ़ी पावरफुल कैंडल है ये, इसको बहुत पावरफुल कैंडल माना जाता है। बाकी कैंडल्स में देखें, डोजी कैंडल ये भी एक पावरफुल है, क्योंकि कंक्लूजन ही नहीं देती। पावरफुल इसलिए है क्योंकि इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, ना आपके पास निकलता ना सामने वाले के पास निकलता। अब क्या होगा वो अगला दिन बताएगा। इसके टाइप्स हो गए, क्योंकि यहाँ पे जिस प्राइस पे ओपन हुआ था उसी प्राइस पे क्लोजिंग हो गई। स्पिनिंग टॉप थोड़ा बहुत ही कंक्लूजन देती है, ज़्यादा जीत हुई नहीं, लेकिन लड़ाई लंबी हुई थी, ठीक है। हैमर अगेन लड़ाई लंबी हुई थी, छोटा सा ही पैटर्न बनाया इसने, मतलब रेंज में थोड़ा सा डिफरेंस हुआ, और उसमें देख लेते हैं कि जीत फाइनली किसकी हुई। ग्रीन हुई, यानी बुल्स की जीत हुई, तो फाइनली अब पैटर्न बुल्स का आने वाला है, माना जा सकता है। होता है नहीं होता ये अगला दिन बताएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो ये हैमर चार्ट बना, ये हैमर कैंडल बनी, इसके नेक्स्ट डे रेड कैंडल बनी, लेकिन रेड से कलर से हमें मतलब नहीं है, ये कैंडल ऊपर बनी है, यानी यहाँ इसकी ओपनिंग हुई, काफ़ी ऊपर ओपनिंग हुई, यहाँ से क्लोजिंग हुई थी, लेकिन इससे यहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई। ओपनिंग होने के बाद में काफ़ी ऊपर भी गया, नीचे भी गया, तो थोड़ा बहुत नीचे आके बंद हो गया। फाइनली ये कैंडल इससे ऊपर उठती हुई है, यानी यहाँ पे इसका मकान है, उससे ऊंचा ही है उसका मकान, ये वाला। तो फाइनली सेंटीमेंट्स क्या है, ऊपर हैं, कलर से हमें मतलब नहीं है, इसके सेंटीमेंट्स इससे ऊपर हैं। तो इसने थोड़ा इसको कंफर्मेशन दे दिया। इसने क्या दिया, सेकंड कैंडल के इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, इससे अकेले से रिलेवेंस नहीं निकाल सकते। तो सेकंड कैंडल बनी तो इसने बोला कि नहीं, हम बुल्स आ गए हैं, और बुल्स का जो बर्ताव रहा वो ज़्यादा अच्छा था, तो थर्ड डे और भी ऊंची बनी, फिर इसने कंटिन्यू कर दिया और पूरा ऊपर जाने लग गया मार्केट।
ठीक है। तो ये जो कैंडल सिंगल्स वाली है इनका कोई ना कोई कन्फर्मेशन कैंडल बनती है, तो इनको कन्फर्मेशन कैंडल्स बोलते हैं। कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है वो लिख लीजिए कि जो भी सिंगल कैंडल बनती है उसके अगले दिन एक कन्फर्मेशन कैंडल बनती है जो हमें बताती है कि अब सटीक उसका जो उसने जो अपना कंक्लूजन दिया था वो सही है या गलत है, वो अगली कैंडल बताती है, कन्फर्मेशन कैंडल। और कन्फर्मेशन का कन्फर्मेशन बन गया तीसरा दिन, और उस कन्फर्मेशन का भी कन्फर्मेशन बन गया चौथा दिन, तो पूरा कन्फर्म हो गया। ठीक है, ऐसे चलता है मार्केट। कई इससे पहले ही बेच के निकल देते हैं, यार अब बन गई, अब तो नीचे गिरेगी, मैं बेच देता हूँ। अरे क्यों बनेगी, मार्केट तो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम यहाँ गलती करते हैं। धीरे धीरे हम जब स्टडी करेंगे चार्ट्स को तो हम माइंड सेट होने लग जाएगा। ये विद टाइम होता है, कोई घोल के नहीं पिला सकता आपको एक दिन के अंदर। ये तो आपकी खुद की स्टडी है, आप किस टाइप से मार्केट को देखते हैं। जिस टाइप से मैं देखता हूँ वो मैं आपको सिखा सकता हूँ मेरे बेस्ट तरीके से। आई होप मेरा आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज हमने टेक्निकल एनालिसिस पे सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स को देखा, इनके पीछे की साइकोलॉजी देखी कि मार्केट किस टाइप से रिएक्ट करता है एक सिंगल कैंडल को देख के। जब दिन ख़त्म होता है या लड़ाई ख़त्म होती है तो रात को प्लानिंग बनाई जाती है तंबू में बैठ के कि कल हमें लड़ाई कैसे करनी है। देखा होगा ना पिक्चरों के अंदर। तो सेम वे यहाँ पे भी यही होता है, जब दिन ख़त्म होता है उसके बाद में रात को प्लानिंग होती है, या शाम को या दिन के एंड में एनालिस्ट बैठते हैं, वो देखते हैं आज की कैंडल कैसी बनी। तो जब वो बड़े बड़े एक्सपीरियंस होल्डर देख रहे हैं उसको, तो उनके पास तो बड़ा अमाउंट है, पब्लिक भी देख रही है और सबने स्टडी सेम करी है, तो ये पैटर्न इसलिए भी रिलेवेंस हो जाते हैं, ये टेक्निकल एनालिसिस इसलिए भी वर्क करता है। ठीक है, और टेक्निकल एनालिसिस ह्यूमन साइकोलॉजी को भी बताता है। तो यहाँ पे हमें साइकोलॉजी समझ में आई वन डे की कैंडल देख के कि किस टाइप की साइकोलॉजी थी, उसके बेसिस पे क्या रिएक्ट करेगा अगले दिन। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। बाय गाइस।